बच्चों, हमने पिछले चैप्टर्स में चर्चा की है कि हमारे संसाधन कौन कौन से हैं। उसमें भी जो प्रमुख संसाधन था हमारा भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, इस पर हमने बात की। आज हम बात करते हैं कृषि पर। कृषि को तो हम उसी भूमि संसाधन पर ही इस कार्य को करते हैं। ये हमारा प्राथमिक व्यवसाय है और ये डिपेंड करता है कि किसी स्थान की जो मिट्टी है वो कितनी उपजाऊ है, किस प्रकार की उसकी विशेषता है, उसके आधार पर कुछ फसलें जो हैं वो वहाँ पर ली जाती हैं। बच्चों, हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं या हम कहें कि हमारे जो पूर्वज हैं वो जिन फसलों का उत्पादन करते थे खाद्यान्न फसल के रूप में, या फिर हम कहें कि पहले तो हम बात करें कि खाद्यान्न फसलें जो हैं वो प्रमुखता से उगाई जाती थी। तो हमारे जो पूर्वज जिन फसलों को उगाते आए थे, अभी भी हम देखते हैं कि वर्तमान समय में भी हम उन्हीं फसलों का उत्पादन करते हैं। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन जो है वो हमें देखने को मिलता है। पहले जो उत्पादन किया जाता था, जिन भी फसलों का उत्पादन किया जाता था, वो आजीविका के निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता था, मतलब पेट भरने के उद्देश्य से किया जाता था, भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसका पैटर्न जो है फसल प्रतिरूप में थोड़ा चेंज आया है। समय के साथ चीज़ें बदलती गई, टेक्नोलॉजी में बदलाव आता गया, प्रौद्योगिकी जो है वो विकसित होती गई और इसी के साथ हम देखते हैं कि फसल प्रतिरूप में भी बदलाव आया है। पहले तो हम सिर्फ आजीविका निर्वाह के उद्देश्य से करते थे, लेकिन अब इसका जो स्थान है वो एक व्यावसायिक रूप ने ले लिया है। और अभी हम अपने देश में भी देखते हैं, विश्व स्तर पर तो ये चीज़ें है ही, लेकिन हम अपने देश पर भी बात करेंगे तो हम देखते हैं कि जो कृषि का स्वरूप है वह व्यावसायिक हो गया है। मतलब कृषकों को जिन फसलों का उत्पादन करने में अधिक लाभ मिलता है, अधिक पैसे मिलते हैं, अधिक इनकम मिलती है, तो कृषक भी ये चाहता है कि उन्हीं फसलों का उत्पादन वो करे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके, आय प्राप्त हो पाए उसे। तो इस प्रकार के चेंजेस जो हैं वो भारत की कृषि के साथ साथ विश्व स्तर पर भी हमें देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार की जो फसलें हैं और कब कब ली जाती हैं। तो अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहाँ भी फसल का जो प्रतिरूप है वो अलग अलग स्थानों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। कहीं पर हम देखते हैं ज़्यादा बारिश हो रही है, अधिक नमी है, तो वहाँ पर नमी वाली फसलें ली जाएंगी, या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। एक तो हम बात करते हैं कि पूरी भारतीय कृषि जो है वो मानसून पर डिपेंड होती है, लेकिन अभी समय के साथ साथ जैसे परिवर्तन होता गया तो सिंचाई की सुविधाओं का भी जो है वो विस्तार किया गया है। लेकिन ये हम देखेंगे कि सभी जगह जो है वो एक समान नहीं देखने को मिलता। कहीं पर खरीफ की मौसम में ही फसलें ली जाएंगी क्योंकि वो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है, और कहीं पर अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ पर खरीफ के साथ फिर रबी की फसलें भी ली जाती हैं। तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि फसलों का जो प्रतिरूप है वो भी बदल जाता है कि कहाँ पर खरीफ की फसलें उगाई जाएंगी, कहाँ पर रबी की फसलें उगाई जाएंगी। और इसी आधार पर, इन फसलों के उगाने के आधार पर ही जो है वो ऋतुओं का निर्धारण किया गया है, या हम कहें इन ऋतुओं के अनुसार फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं। तो प्रमुख रूप से यदि हम देखें अपने देश का फसल प्रतिरूप का, तो हमें 3 प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। पहला खरीफ है, दूसरा रबी और तीसरा जायद। तो पहले हम बात कर लेते हैं खरीफ पर। बच्चों, शायद आपको पता होगा कि हम खरीफ फसलें कहते हैं तो आपके दिमाग में ये पहले से ही पिक्चर आता होगा कि जो बारिश के मौसम में जो फसलें ली जाती हैं उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। और इसमें जो प्रमुख फसल होती है वो आपकी धान है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। जैसे ही
खरीफ की ऋतु का हम कहें या खरीफ फसलों के मौसम का आगमन होता है तो मानसून का भी आगमन हो जाता है और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसमें इन फसलों की बुआई का जो कार्य है वो शुरू हो जाता है। और मानसूनी वर्षा जो है वो लगभग पूरे भारत में होती है। पहले भी हमने बात की कि पूरे भारत की जो कृषि है वो आपकी मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है। हाँ, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो ये पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड होती है। और इससे क्या होता है कि खेतों को पानी की उपलब्धता हो जाती है बहुत इजीली, क्योंकि बारिश का जो पानी है वो सभी जगह हो रहा है, तो उससे खेतों में पानी जो है वो उपलब्ध हो जाता है। और इस मौसम में ये ऋतु में हम देखेंगे कि देश के लगभग जो पूरे कृषि भूमि, जितनी भी कृषि भूमि उपलब्ध है इस देश में, तो लगभग पूरी कृषि भूमि पर कृषि का कार्य जो है वो किया जाता है। क्योंकि चूँकि हम देख रहे हैं कि ये मानसून पर डिपेंड है या ये ऐसा मौसम होता है जिसमें मानसूनी वर्षा होती है, तो हम ये कहेंगे कि इस ऋतु में मुख्य रूप से आर्द्रता वाले जो फसलें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा नमी की आवश्यकता होती है, ऐसी फसलें जो है वो उगाई जाती हैं। और इस मौसम की प्रमुख फसलें कौन सी होंगी, आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से धान का उत्पादन होता है और धान एक ऐसी फसल है जिसके उत्पादन के लिए बहुत अधिक मात्रा में नमी की आवश्यकता होती है, आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों की हम बात करें तो इसमें प्रमुख रूप से मुख्य फसलें जो हैं वो धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, या हम तुअर की बात करें उड़द, तिल और मूंगफली। ये कुछ ऐसी फसलें हैं जो प्रमुख रूप से खरीफ ऋतु के दौरान या खरीफ मौसम के ही दौरान जो है वो उगाई जाती हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं रबी के मौसम पर। तो जैसे ही खरीफ का मौसम ख़त्म होता है, समाप्त होता है, उसके तुरंत बाद जो है वो रबी की खेती शुरू कर दी जाती है, जो पूरे शीत ऋतु तक हम कहें कि चलती हैं। क्योंकि जैसे ही वर्षा ऋतु खत्म हुई उसके बाद शीत ऋतु का आगमन होता है और उस शीत ऋतु के दौरान ही ये रबी की फसल जो है वो उगाई जाती है। हम देखते हैं कि इस मौसम में या इस ऋतु में जो है वो वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है और वर्षा के कम हो जाने से जो सिंचित भूमि है या नमी वाले जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर ही इस प्रकार की जो कृषि है वो की जाती है। इस मौसम में हम देखेंगे जो बोई गई भूमि है या पूरा जो रकबा क्षेत्रफल जो होता है वो खरीफ मौसम की तुलना में बहुत कम होता है, क्योंकि खरीफ मौसम में तो हम देख रहे हैं कि पूरे भारत के क्षेत्र में जो है वो मानसूनी वर्षा से पानी की मात्रा जो है वो जल की मात्रा उपलब्ध हो जाती है। लेकिन रबी के मौसम के दौरान हम देखते हैं कि ऐसे ही क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है या नमी की मात्रा उपलब्ध हो, या फिर ऐसे जो हम कहें फसलें जिन्हें कम नमी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही क्षेत्रफल पर जो है वो रबी की फसलें उगाई जाती हैं। इसलिए नेचुरली है कि पूरे खरीफ फसलों की तुलना में रबी की फसलों का जो क्षेत्रफल है, रकबा है, वो बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें भी ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जो शीत बर्दाश्त कर सकती हैं, मतलब बहुत ठंड को बर्दाश्त कर पाती हैं। अब इसमें प्रमुख फसलों की हम बात करें तो आपके दिमाग में पहले ही आ गया होगा, प्रमुख फसल इसकी होती है गेहूं, और गेहूं के बाद जौ हो गया, तोरिया, अलसी है, मसूर है, चना जो है, ये पूरी रबी मौसम की जो है फसलें होती हैं। हम देखें कि जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में भारत के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर शीतकाल में ठंड के मौसम में थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है या सिंचाई के द्वारा जो है पानी की उपलब्धता हो जाती है, वहाँ पर उन क्षेत्रों में जहाँ पर सिंचाई की थोड़ी बहुत मात्रा उपलब्ध होती है या थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, उन क्षेत्रों में धान की फसल भी जो है वो इस मौसम के दौरान ले ली जाती है। इस मौसम में हम देखते हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर भी धान की फसल जो है वो ले ली जाती है। अब हम आते हैं तीसरी
ऋतु, जिसे हम जायद ऋतु या जायद मौसम की फसलें भी कहते हैं। तो इस मौसम की फसलों की क्या विशेषता होती है या कृषि की क्या विशेषता होती है, हम देखें तो शीत ऋतु के बाद, ठंड के मौसम के बाद जो है इस ऋतु का आगमन हो जाता है और इस कृषि को गर्मा कृषि के नाम से भी जानते हैं। चूँकि इस मौसम में वर्षा नहीं होती है, इसलिए ये कृषि जो है इस समय केवल उन्हीं भागों में की जाएगी या इस मौसम में कृषि जो है वो केवल उन्हीं भागों में की जाती है जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा जो है वो उपलब्ध हो। तो हमने देखा था कि खरीफ मौसम के दौरान वहाँ पर कुल जो क्षेत्रफल है, कुल कृषि भूमि का विस्तार या कुल जो जहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है उसका क्षेत्रफल सबसे अधिक था। उसके बाद हम बात करेंगे कि रबी मौसम के दौरान खरीफ की अपेक्षा रबी मौसम की फसलों का जो क्षेत्रफल है वो कम हो जाता है और उससे भी कम जो है वो जायद मौसम के दौरान जो फसलें ली जाती हैं उसका रकबा या क्षेत्रफल और कम रह जाता है। बहुत बोए गए क्षेत्र की जो मात्रा है हम कहें कि बहुत संकुचित हो जाती है, बहुत सीमित हो जाती है। और आमतौर पर हम देखेंगे कि हमने कहा भाई कि मौसम शुष्क होता है इस समय, तो वहाँ पर ही फसलें ली जाएंगी जहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त मात्रा में सुविधा होती है। जैसे कि नेचुरली हम देखेंगे नदियों के किनारे या जो तटीय क्षेत्र होते हैं या जहाँ पर्याप्त सिंचाई की सुविधा है वहाँ पर ही जायद फसलें ली जाती हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि इस दौरान वो फसलें ली जाती हैं जो तेज गर्मी सहन कर पाएँ। इसमें मुख्य रूप से जो फसलें हैं वो हम बात करें कि जो सब्जियां हैं या फल हैं, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो ली जाती हैं। जैसे कि हम बात कर लें तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी, खीरा, इस प्रकार की फसलें इस मौसम के दौरान ली जाती हैं। और इसमें हम देखेंगे कि इस मौसम में अधिकांश जो भूमि है, बोए गए क्षेत्र की जो मात्रा है वो सीमित हो जाती है और अधिकांश भूमि जो है वो पड़ती ही पड़ी रहती है। तो ये मौसम हम कह सकते हैं कि सिंचाई आधारित कृषि का मौसम होता है। और जो विशेष रूप से हम अगर अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में इस प्रकार की कृषि जो है वो की जाती है। नदियों के किनारे वाले हिस्से में, तटीय हिस्से में इस प्रकार की कृषि छत्तीसगढ़ में भी की जाती है। अब हम बात करते हैं फसल उत्पादन पर। तो फसल उत्पादन का अर्थ होता है कृषि से प्राप्त कुल उत्पादन की मात्रा। और अगर हम पिछले स्वतंत्रता के बाद से विगत 60 वर्षों की बात करें तो हम देखते हैं कि फसलों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है और इसकी चर्चा हम अभी आगे करते हैं। हमने देखा कि फसलों के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। और अगर हम बात करें कि इन विगत 60 वर्षों के दौरान फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि क्यों हुई है, इन फसलों के उत्पादनों में वृद्धि के कुछ आधारभूत कारण हैं जिसके कारण ये वृद्धि हमें देखने को मिलती है। पहला हम देखते हैं निरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि, दूसरा है सिंचित भूमि में वृद्धि और तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि। ये 3 ऐसे कारण हैं जिसने विगत वर्षों के दौरान फसलों के उत्पादन में वृद्धि की है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि पर। बोए गए क्षेत्र की हम बात करें या निरा बोए गए क्षेत्र की हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है या हम कहें कि उस भूमि से इसका तात्पर्य है जिस पर फसलें बोई जाती हैं। कृषि भूमि हम कह रहे हैं तो कृषि भूमि में बहुत सारी ऐसी भी भूमि होगी कि कुछ क्षेत्रफल में उस दौरान कृषि कार्य किया जा रहा होगा या कुछ फसलों का उत्पादन हो रहा होगा और कुछ जो है वो ऐसी ही पड़ी होंगी, पड़ती छोड़ दी गई होंगी। लेकिन जब हम निरा बोए गए क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है उस भूमि से जहाँ पर फसलें ली जाती हैं। यदि बोए गए क्षेत्र नेचुरली है, यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। भाई बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत कम होगा तो उससे मिलने वाला उत्पादन भी कम होगा और हम अगर इस क्षेत्र में विस्तार कर देते हैं तो हमें फसलों का उत्पादन भी जो है वो अधिक प्राप्त होगा।
और इसी कारण से यदि खेती की भूमि को बढ़ाते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो दूसरी भूमि है वो कम हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, यदि हम कृषि भूमि का हमें विस्तार करना होगा तो हम क्या करते हैं, वन भूमि या जंगलों को साफ कर देते हैं। तो एक तरफ तो हम कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, हमें उनके जो भोजन की आवश्यकता है उसको पूर्ति करनी है, इसलिए हम कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास भूमि की मात्रा तो निश्चित है, हम कृषि भूमि को तो नहीं बढ़ा सकते ना, तो हम वनों को जलाकर साफ करेंगे, जंगलों को, जो वनस्पति आवरण वाले क्षेत्र हैं उन्हें जलाकर साफ करेंगे और उन्हें फिर कृषि भूमि के रूप में बदल देते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि एक तरफ तो हम कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वन भूमि की मात्रा में जो है वो कमी आ रही है। तो 60 वर्षों के दौरान, यदि हम पिछले 60 वर्षों के दौरान आंकड़ों को देखें तो हमें इसमें कृषि भूमि में विस्तार देखने को मिलता है। और कृषि भूमि का जो ये विस्तार है वो 1950 के दशक से ही हुआ है। पिछले लंबे समय से ये स्थिर अवस्था में है हालांकि, लेकिन थोड़ा बहुत जो फर्क है या अंतर है इसमें, उतार चढ़ाव जो है इस भूमि में, ये हमें पड़ती भूमि के कारण देखने को मिलता है, जो कि कृषि भूमि के कारण अन्य उपयोग में भी लाया जाता है। अब दूसरा कारण हम देखते हैं सिंचित भूमि में वृद्धि, जिसके कारण फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कृषि के लिए जो भूमि का विस्तार है वो तो बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास भूमि जो है वो सीमित है, जितनी उपलब्ध है उतनी ही रहेगी, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसके बाद हम क्या करें, तो इसके उपयोग की बारंबारता में वृद्धि करेंगे। मतलब हम उसमें एक फसल की जगह बहु फसलें लेंगे, 2 फसली क्षेत्र उसको बनाएंगे। मतलब एक बार हम खरीफ मौसम के दौरान उसमें फसलें लेंगे, फिर रबी मौसम में ले लें या जायद मौसम में ले लें। तो हम फसलों की बारंबारता में क्या करेंगे, वृद्धि करके फसलों के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, फिर सिंचाई की सुविधाएं जो होती हैं उनका विस्तार करना होगा, क्योंकि जब तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, हम सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं करेंगे, तब तक हम वहाँ पर फसलें कैसे उगाएंगे। तो कृषि के लिए जो एक अनिवार्य तत्व है वो जल की आवश्यकता है। जब तक जल उपलब्ध नहीं होगा तब तक कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ तो हमें वर्षा काल में या वर्षा ऋतु में नेचुरली मिल जाता है, प्राकृतिक रूप से जल की उपलब्धता हो जाती है, जिससे अधिकांश भाग में कृषि की जाती है। लेकिन बारिश के मौसम के बाद हम देखें कि पानी का अभाव है, जब मानसूनी वर्षा नहीं हो रही है तब, तो फिर हम क्या देखेंगे कि अधिकांश जो भूमि है वो ऐसी ही पड़ती पड़ी रहती है। मतलब भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर फसलें कैसे उगाई जाएंगी। तो फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए पिछले 60 वर्षों के दौरान हम ये देखेंगे कि सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया है। इसे भूमि पर जो है वो सिर्फ वर्षा काल के दौरान ही फसलें जो है वो नहीं उगाई जाएंगी, वो इसके बाद भी यहाँ पर फसलों का जो उत्पादन है वो लगातार किया जाता है। और इसमें हम देखेंगे 1950-51 के दौरान देश में जो कुल 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, वो 2010-11 में बढ़कर इसमें 3 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है और ये 64 मिलियन टन जो है वो सिंचित भूमि का विस्तार हो गया है। तो हमने देखा कि सिंचाई का प्रतिशत जो है या सिंचित भूमि का प्रतिशत लगातार बढ़ाकर फसल के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा था। तो ये सिंचित भूमि जो है या सिंचाई के साधन में वृद्धि कैसे दर्ज की गई, तो वो बांध है और भूमिगत जल के द्वारा। और भूमिगत जल का हम देखेंगे कि इसके माध्यम से नलकूप जो है वो खोदकर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो भूमिगत जल के भी अत्यधिक दोहन से या अत्यधिक शोषण करने से हम कह सकते हैं कि भूमिगत जल का जो स्तर है अब वो बहुत नीचे जा रहा है। आप अपने आसपास या अपने घर के आसपास के क्षेत्र में ही ये देखेंगे कि पहले जहाँ पर बहुत कम फीट की खुदाई करने से जो जल का स्तर है वो आ जाता था, वाटर लेवल जो है वो मिल जाता था। अब हम उसमें बहुत अधिक गहराई तक भी खुदाई करते हैं तो हमें पानी का लेवल जो है वो पता नहीं चलता।
तो पता है हमें, या हम कहें कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भूमिगत जल का स्तर जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। और ये बहुत पहले की हम बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कम अंतराल की बात कर रहे हैं। लगभग हम पिछले 5 से 6 वर्षों के दौरान ही ये चेंजेस या ये परिवर्तन जो है वो देख रहे हैं। और कारण भी हमें पता है कि हम लगातार एक तो नलकूपों के द्वारा अत्यधिक उसका भूमिगत जल का दोहन कर रहे हैं, साथ ही साथ जो वर्षा का जल आता है उसे हम भूमिगत रूप से सोखने के लिए भी कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। मतलब हम लगातार अंधाधुंध जो है सड़कों का डामरीकरण कर रहे हैं। तो बारिश का जो जल, वर्षा का जो जल आता है वो किसके द्वारा सोखा जाएगा? वो तो डामरीकरण हो गया है पूरी सड़कों का। तो जो वर्षा का जल है वो व्यर्थ ही नालियों में बहकर चला जाता है। तो इसके लिए भी हमें जो है वो कोशिश करनी चाहिए। इसी में एक आंकड़े जो हैं वो आपको और चौंका देंगे। हम देखते हैं कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला था। तो पंजाब हरियाणा में हम देखेंगे कि जो सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार किया गया भूमिगत जल के माध्यम से, तो उसमें लगभग 4 से 6 मीटर तक जो है नीचे चला गया है जल का स्तर। तो ये भी एक गहरे चिंतन का विषय है। इसके बाद यदि हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक दिन या एक समय ऐसा भी आएगा कि पूरे नलकूप जो हैं वो सूख जाएंगे और नलकूप से हम पानी नहीं निकाल सकते, क्योंकि भूमिगत जल का स्तर जो है वो इस लेवल तक चला जाएगा कि उससे नलकूप के माध्यम से पानी निकालना संभव नहीं हो पाएगा। तो हम ये कहें कि भूमिगत जल का भी प्रयोग जो है हम उसे उस स्तर तक जाने से बचाने के लिए हमें इसका प्रयोग उसी सीमा तक करना होगा जिस सीमा तक भूमिगत जल जो है वो रिचार्ज हो पाए। तभी हम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके फसल के उत्पादन को बढ़ाने की बात करते हैं, तभी इसमें सार्थकता जो है वो सिद्ध हो सकती है। अब हम जो उत्पादकता में वृद्धि देख रहे थे, तो वही हम बार बार कह रहे हैं कि कृषि भूमि का विस्तार तो नहीं किया जा सकता, तो उसमें सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके या उपलब्ध जितनी भी कृषि भूमि है उसी में ही उत्पादकता को और बढ़ाकर हम फसलों के उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। तो सिंचाई सुविधाओं का जो विस्तार है या सिंचाई सुविधाओं का जो विस्तार है वो भी एक सीमा तक ही किया जा सकता है। उससे ज़्यादा विस्तार करने पे हमने देखा कि भाई पंजाब हरियाणा में तो भूमिगत जल का स्तर ही नीचे चला जा रहा है। या हम इंदिरा गांधी कमान नहर क्षेत्र के बारे में भी हमने देखा है, तो उसमें अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि की लवणता की जो समस्या है, लवणीकरण की जो समस्या है वो उभर कर आ रही है। तो इसके लिए हम और क्या देखेंगे कि भाई हम विशेष रूप से हरित क्रांति की बात करते हैं, और हरित क्रांति में किस माध्यम से फसलों के उत्पादन को बढ़ाया गया था। उसमें एक विशेष रूप से उर्वरकों का, हम कहें कि खादों का जो है वो प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया, फसलों को कीटों से बचाने के लिए, कीट के प्रकोप से बचाने के लिए जो है वो कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, या उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया। तो इन माध्यमों से जो है वो उत्पादकता में वृद्धि जो है दर्ज की जा सकती है। और हम सिंचाई सुविधाओं के बाद हम देखते हैं तो यही उत्तम किस्म के बीज, इसके साथ ही साथ जो रासायनिक खाद हैं या रासायनिक उर्वरक हैं, इनके प्रयोग के द्वारा हमने अपने फसलों के उत्पादन को बढ़ाया है। और ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हरित क्रांति के शुरुआत के समय से ही लगभग 1965-66 से हम देखते हैं कि जो 1965 से 66 के दौरान लगभग 7.5 लाख टन उर्वरकों का प्रयोग किया गया था उस समय। अब वो 2001-2 में ये जो आंकड़े हैं वो बढ़कर 174 लाख टन हो गए। मतलब हमने रासायनिक खादों या उर्वरकों का कितना अधिक प्रयोग किया है। तो ठीक है, हम उत्पादकता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इस गति से रासायनिक खादों का या कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो इसके दुष्परिणाम भी हमें ही भुगतने पड़ेंगे। क्या दुष्परिणाम होगा? भूमि की उत्पादकता, जो प्राकृतिक रूप से उसकी उत्पादकता है, वो नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम उसमें बहुत ज़्यादा खादों का प्रयोग कर रहे हैं और पड़ती छोड़ना तो जो है वो संभव है नहीं हमारे लिए।
इतना लंबा। इसके साथ ही साथ जो महंगे बीज या महंगे कीटनाशक और उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं, तो इससे उत्पादन की लागत में भी जो है वो वृद्धि हो जाती है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि हमने भाई गेहूं और मक्के में इसका सर्वाधिक, इसकी उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की थी, और हमने बात भी की कि भाई हरित क्रांति के समय से ही जो है ये चीज़ें आई या ये चेंजेस या ये परिवर्तन आए हैं, जिससे फसल की उत्पादकता जो है वो बढ़ी है। लेकिन जो हम रासायनिक खादों का ये प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि विशेष रूप से जो पंजाब है वहाँ पर स्थिति और बहुत ख़राब है। कहते हैं कि लगातार रासायनिक खादों के, उर्वरकों के प्रयोग से, कीटनाशकों के प्रयोग से ये चीज़ें जो हैं फसलों के माध्यम से लोगों की जीवन शैली, उनके खान पान तक पहुंच रही हैं, और खान पान तक जब पहुंच रही है मतलब भोजन के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश कर रही है, और उन्हें अनेक प्रकार से दुर्लभ बीमारियां या हम कहें कि बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो एक चीज़ तो ये है ही कि हमें ये शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, हम जो रासायनिक खाद का या कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, और इसका दूसरा दुष्परिणाम ये होता है कि ये रासायनिक खाद और उर्वरक की लागत बहुत अधिक होती है, और हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो छोटे और सीमांत कृषक जो हैं वो होते हैं, और चूँकि ये इतनी महंगी लागत में, इतने अधिक मूल्य में इन खादों को और इन कीटनाशकों को खरीदते हैं अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपनी फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए, और इन सब के बाद भी जब ये इतने उर्वरकों का प्रयोग करने के बाद भी ये देखते हैं कि कभी ऐसा होता है कि किसी प्राकृतिक प्रकोप के कारण या किसी विशेष कीट के प्रकोप के कारण जब फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो उन्होंने जितनी लागत लगाई है उसे खरीदने में, उन खादों को, कीटनाशकों को खरीदने में वो भी व्यर्थ चला जाता है, और उन्हें फसलों का नुकसान भी जो है वो झेलना पड़ता है। तो दोनों तरफ से ही नुकसान जो है वो किसान का होता है, चाहे हम आर्थिक रूप से कहें या फिर हम कहें कि शारीरिक जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही, और साथ ही साथ ये हमारे पर्यावरण को, हमारे भूमि संसाधन, मृदा संसाधन को भी ये चीज़ें जो है वो बर्बाद कर रही हैं। तो इसके लिए हमें सतर्क होना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि हम सिंचाई सुविधाओं का भी उतना ही विस्तार करें जितना कि भूमिगत जल जो है वो रिचार्ज हो पाए, साथ ही साथ भूमि की उत्पादकता बनी रहे, उसमें लवणीकरण जैसी समस्या जो है वो ना आए, और हम कीटनाशक या खादों के प्रयोग के रूप में हम कह सकते हैं कि हम प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक जो खाद है या कीटनाशक है उनका प्रयोग करें, तो भूमि की उत्पादक क्षमता भी बनी रहेगी, हमारे शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इसकी लागत जो है, उत्पादन लागत भी इसमें कम आएगी, और किसानों को भी ये आर्थिक हानि जो है वो कम झेलनी पड़ेगी या इसका सामना कम करना पड़ेगा। बच्चों, ये तो हो गई बात कि फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो 3 उपाय किए गए थे, जिसके अंतर्गत हमने बात की कि निरा बोया गया क्षेत्र में वृद्धि, इसके बाद सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, और इसके बाद तीसरा जो था वो उत्पादकता में वृद्धि। सिंचाई की सुविधा के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा तथा एक ही खेत में रबी एवं जायद मौसमों में उत्पादनों का विस्तार किया गया। इसके लिए पानी की आवश्यकता थी। पानी की यह आवश्यकता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से इसका स्तर नीचे जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा में भूमिगत जल स्तर 4 से 6 मीटर नीचे चला गया। इससे कई नलकूप सूख गए। इस प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे नलकूप सूख जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उतने ही जल का उपयोग करें जितने का रिचार्ज संभव हो सके। उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता का आशय निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है। ऊपर हमने देखा कि भूमि की मात्रा निश्चित है, इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक ही किया जा सकता है। इस कारण मानव ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक सफल भी रहा।
उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसल में दर्ज की गई। देश में 1950-51 में गेहूं की उत्पादकता 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसी काल में मक्का की उत्पादकता 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके विपरीत दाल की उत्पादकता में गेहूं और मक्का की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई। देश में 1950-51 में दाल की उत्पादकता 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। उत्पादकता में वृद्धि के लिए कई उपाय अपनाए गए। इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों इत्यादि का प्रयोग किया गया। पहले पारंपरिक बीजों का उपयोग किया जाता था। इन बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तैयार किए गए। पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई। हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है। रासायनिक उर्वरक उत्पादकता में तात्कालिक वृद्धि का माध्यम है। 1965-66 में भारत में मात्र 7.6 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया गया था, जो 2001-02 में बढ़कर 174 लाख टन हो गया। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि फसल प्रतिरूप है ना, फसल प्रतिरूप कैसा है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी कृषि के संदर्भ में। तो किसी भी स्थान का जो फसल प्रतिरूप है वो वहाँ की स्थलाकृति, जलवायु और वहाँ का जो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है उससे सीधे तौर पर प्रभावित होता है। मतलब वहाँ फसल प्रतिरूप का मतलब ही है कि कौन सी फसल जो है वो उगाई जा रही है। क्या धान की फसल ली जा रही है, क्या रबी की फसल ली जा रही है, रबी की फसल में क्या चने की फसल ली जाती है या गेहूं की फसल ली जाती है, क्या जायद की फसलें ली जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है वहाँ की जलवायु कैसी है या वहाँ पर की स्थलाकृति कैसी है, वहाँ पर लोगों का सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर कैसा है। अब यदि हम अपने छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से 3 फसल प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। 3 फसल पद्धतियां जो हैं वो अपनाई जाती हैं। पहला है खरीफ। खरीफ की जो फसल है वो जुलाई से अक्टूबर के बीच ली जाती है और इसमें प्रमुख फसलें जो हैं वो चावल और बाजरा है। इसके बाद हम बात करते हैं रबी फसल। रबी की फसल आपके अक्टूबर से मार्च के मध्य में ली जाती है और इसकी प्रमुख फसल जो है वो गेहूं, चना और सरसों हैं। तीसरा है आपका जायद फसलें। जायद फसलें जैसे ही रबी का मौसम समाप्त होता है या रबी की फसल ले ली जाती है, काट ली जाती है, उसके बाद फिर जायद की फसल उसमें ली जाती है। तो ये मार्च से जून तक का समय होता है और इसमें विशेष रूप से जो सब्जियां होती हैं जितनी भी प्रकार की या फल होते हैं और इसके अतिरिक्त चारा फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। बच्चों, यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो हम यहाँ देखेंगे कि ये मुख्य रूप से तो एक फसली राज्य है और सीधे तौर पर यहाँ की जो कृषि है वो पूरे भारत की ही तरह मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। लेकिन कुछ हिस्सों में यहाँ सिंचाई की जो सुविधा है तो वहाँ पर 2 फसली या बहुफसलें जो हैं वो ली जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे राज्य में कृषि क्षेत्र की वास्तविक जो क्षमता है उसके दोहन के लिए जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन जो है वो किया जा रहा है और शासन के द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के किसानों की जो बारिश के पानी पर निर्भरता है वो कम हो जाए और वर्षा के मौसम के बाद भी वहाँ के जो किसान हैं वो दूसरी फसल सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के कारण ले पाएँ। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि राज्य की सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ शासन काम कर रही है और इसी संदर्भ में रविशंकर सागर महानदी परियोजना, कोडार परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना, ये राज्य की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाएं हैं और इनका विस्तार करके
यहाँ जो सरकार है वो राज्य की जो कृषि भूमि है उसके वास्तविक क्षमता का दोहन करना चाहती है, जिसके माध्यम से कृषि में उत्पादकता में वृद्धि हो। तो ये तो हो गई बात आपके पूरे छत्तीसगढ़ की। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं धमतरी जिले के। धमतरी जिले में एक गांव है साकरा गांव। इस साकरा गांव की कहानी के संदर्भ में हम बात करते हैं कि यहाँ फसल प्रतिरूप में कैसे बदलाव हुआ है। तो हमने छत्तीसगढ़ का फसल प्रतिरूप देखा। बच्चों, अब हम देखते हैं कि फसल प्रतिरूप में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं, है ना। तो इसी संदर्भ में हम छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के एक गांव की कहानी देखते हैं कि यहाँ के फसल प्रतिरूप में किस प्रकार से बदलाव आया है। साकरा गांव जो है वो धमतरी जिले का एक बड़ा गांव है और यहाँ पर लोग जो हैं वो बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत से लोग कृषि कार्य में भी लगे हुए हैं। धान की जो खेती है, पहले हम देखते हैं कि यहाँ पहले जो किसान हैं वो धान की खेती करते थे खरीफ मौसम के दौरान, और रबी मौसम के दौरान वो चना है, गेहूं है, खेसारी मतलब जिसे आप स्थानीय भाषा में लाखड़ी के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा अलसी, इस प्रकार की फसलों की ये खेती करते थे। खरीफ मौसम के दौरान जब बारिश का पानी उपलब्ध हो पाता था तो इसमें पूरे कृषि क्षेत्रफल पे, कृषि भूमि पे जो है वो खेती की जाती थी। कृषि भूमि जो है वो बहुत अधिक होती थी, उसका रकबा या क्षेत्रफल अधिक होता था। लेकिन चूंकि रबी मौसम के दौरान सिंचाई की सुविधा उतनी विस्तृत नहीं थी, उतनी उपलब्ध नहीं हो पाती थी, इसलिए कम क्षेत्रफल में इन सभी फसलों, चाहे हम गेहूं की बात करें, चना, खेसारी या अलसी, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो ले ली जाती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 25 से 30 साल पहले इस गांव में सोंढूर जलाशय जो था, यहाँ से सोंढूर जलाशय से नहरों के द्वारा किसानों के खेतों तक जो है वो पानी को पहुंचाया जाने लगा। अब चूंकि इस जलाशय के माध्यम से किसानों के खेतों तक नहरों के द्वारा पानी आ गया, तो इस नहर के आने के बाद जब किसानों के खेत तक पानी पहुंचा तो किसानों की जो निर्भरता है बारिश के पानी के लिए, मतलब खरीफ मौसम के दौरान भी अब यहाँ के किसान जो हैं वो वर्षा के पानी का इंतज़ार नहीं करते थे, क्योंकि उनके खेतों तक इन नहरों के द्वारा पानी पहुँचा दिया जाता था। अब सिर्फ ना केवल हम ये देखेंगे कि पानी के पहुँच जाने से यहाँ पर जो किसान थे वो धान की खेती बहुत अच्छे से करते थे, चूँकि इन नहरों के द्वारा पानी जो है वो इकट्ठे दे दिया जाता था, एक मुश्त दे दिया जाता था। तो इस दौरान क्या होगा कि भाई ये जो इतनी मात्रा में पानी है वो गेहूं, चना या अलसी की फसल के लिए सही नहीं होती, ये धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है कि धान की फसल के हमें इतनी ही मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इस दौरान फिर ये देखा गया कि अब खरीफ मौसम के दौरान धान की फसल तो ली ही जाती थी, इसके बाद रबी की मौसम के दौरान भी धान की फसलों का ही उत्पादन किया जाने लगा, क्योंकि इन नहरों के माध्यम से इन किसानों के खेत तक इकट्ठे पानी को छोड़ दिया जाता था। दूसरा कारण ये भी था यहाँ धान की खेती प्रमुखता से करने का कि शासन ने सिर्फ पानी की व्यवस्था नहीं की, मतलब सिंचाई की व्यवस्था ही नहीं की, उसने धान खरीदी की भी व्यवस्था की। और धान खरीदी की व्यवस्था होने से यहाँ के किसानों को ये हो गया कि धान का जितना भी वो उत्पादन करते थे वो शासन उससे उचित मूल्य पर खरीद लेती थी। तो उसमें फिर ये परिवर्तन देखने में आया वहाँ कि जो किसान अब रबी की मौसम के दौरान गेहूं का, अलसी या हम कहें कि चना या खेसारी, इन फसलों का उत्पादन करते थे, अब वो भी चेंज हो गया धान की फसल में। अब वो खरीफ के मौसम में भी धान की फसल लेते थे और रबी की मौसम में भी धान की ही फसल लेते थे। तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से उस गांव के फसल प्रतिरूप में बदलाव आया। लेकिन इस फसल प्रतिरूप के इस बदलाव से एक समस्या भी उत्पन्न हो गई या नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ा,
क्योंकि पहले क्या होता था कि भले ही रबी की मौसम के दौरान कम रकबे में, कम क्षेत्रफल में वो चना, लाखड़ी, अलसी, गेहूं इस प्रकार की फसल लेते थे, लेकिन खरीफ में वो धान की फसल लेते थे। तो इसमें फसल प्रतिरूप में बदलाव आता था, जिसके कारण वहाँ भूमि की जो प्राकृतिक उत्पादक क्षमता है वो बनी रहती थी। जैसे हम चना की बात करते हैं, दलहन फसल की, तो दलहन फसलों के माध्यम से हमें पता है कि जो भूमि में प्राकृतिक रूप से उसे नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। तो एक बार धान लिया और दूसरी बार गेहूं, चना ये उत्पादन कर लिया, तो फसलों के बदलने से भी हम देखते हैं कि भूमि की प्राकृतिक रूप से उत्पादन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, हम ये देखें कि यहाँ का जो फसल प्रतिरूप है उसमें जो बदलाव आया, जिसके कारण वो खरीफ में भी धान की फसल ले रहे हैं और रबी मौसम के दौरान भी धान की फसल ले रहे थे। तो इसके कारण अब ये चेंज तो आ गया, किसानों के मन में ये चीज़ जो है वो आकर्षित करने लगी कि उन्हें नहर का पानी आ रहा है, धान का जो उत्पादन है वो अब उन्हें बारिश के पानी का भी इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है। तो और धान की फसल को भी शासन के द्वारा खरीदा जा रहा है, तो वो उसकी तरफ मोटिवेट हो गए कि अब वो गेहूं, चना, अलसी ये सब को छोड़कर भी धान की फसल लेने लगे। लेकिन अब वो चाहकर भी जो किसान हैं, अगर वो ये सोचते भी कि हमें इस फसल प्रतिरूप में थोड़ा बदलाव करना चाहिए ताकि हमारी भूमि की प्राकृतिक रूप से जो उत्पादन क्षमता है वो बनी रहे, तो वो चाहकर भी ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन नहरों के द्वारा उनकी भूमि तक इकट्ठे ही पानी छोड़ दिया जाता था, और जितनी मात्रा में पानी उनके खेतों तक छोड़ा जाता था उसमें ये चना, अलसी या गेहूं इस टाइप की कृषि जो है वो संभव नहीं थी। अब उनके सामने ये एक समस्या आ गई है, फसल प्रतिरूप के इस बदलाव ने उनके सामने एक समस्या खड़ी कर दी है कि अब जो भूमि की प्राकृतिक उत्पादन क्षमता है वो नष्ट प्राय हो गई है। अब वो अपनी भूमि पर बिना रासायनिक उर्वरक के या बिना रासायनिक खाद के, कीटनाशकों के बिना प्रयोग के वहाँ पर जो फसलों का उत्पादन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। अब ये उनकी मजबूरी हो गई है कि अपने फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्हें इन सभी चीज़ों का प्रयोग करना ही है। लेकिन उस गांव के कृषक ये कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था, पहले वो प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक कीटनाशक हैं या प्राकृतिक खाद जैसे गोबर खाद हैं, इन सभी प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का वो प्रयोग करते थे और उनकी फसलों का जो उत्पादन है वो भी सामान्य या ठीक ठाक हो जाता था। लेकिन अब तो ये उनकी मजबूरी भी हो गई है कि उन्हें रासायनिक खाद या उर्वरक का प्रयोग करना है। तो ये एक समस्या आ गई है कि इससे उनकी एक फसल की जो उत्पादन लागत है वो भी बढ़ जा रही है, और दूसरी समस्या ये हो रही है कि वहाँ पर भूमि की उत्पादन क्षमता जो है वो घट गई है, और इसके साथ ही साथ जो वो रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं वो उनके भोजन के द्वारा उनके शरीर में पहुँच रहा है, तो एक जहरीले पदार्थ के रूप में वो उनके शरीर को भी जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है। तो बच्चों, आपने इस उदाहरण के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से ये देखा कि फसल प्रतिरूप में बदलाव किस प्रकार का हो रहा है या कैसा बदलाव हो रहा है, और वो वहाँ के भूमि उपयोग के इस फसल प्रतिरूप के इस बदलाव का वहाँ के लोगों पर कैसा और क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों, अब हम बात करते हैं भूमंडलीकरण और कृषि पर, ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वैश्वीकरण है क्या, भूमंडलीकरण है क्या। विश्व की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिन भी स्थानों पर, तो उन अर्थव्यवस्थाओं को, उन स्थानों को परस्पर एक दूसरे से समन्वय करना, या हम कहें कि एक दूसरे पर परस्पर निर्भरता लेकर आना, जिससे हम व्यापार को और ज़्यादा बढ़ा सकें। बच्चों, यूँ तो हम कहें तो ये जो ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण है, ये भारत के लिए कोई एक नई परिघटना नहीं है, ये बहुत प्राचीन है। और हम कहें कि भारत में जो औपनिवेशिक काल था, उपनिवेश का जो समय था, तब से ही ये चला आ रहा है।
और हम देखें कि ब्रिटेन ने हमारे भारत को अपना उपनिवेश बनाया, या ब्रिटेन के औपनिवेशिक काल के दौरान, ब्रिटिश शासन काल के दौरान, तब भी भारत में जो उत्पादित मसाले थे, या हम कपास की बात करें या अन्य खाद्यान्न की बात करें, उसमें भारत जो है एक प्रमुख उत्पादक देश था और प्रमुख निर्यातक था। और हम यहाँ तक भी देखते हैं कि भारत की जो उत्तम किस्म का जो कपास है, उसके बलबूते ही जो मैनचेस्टर और लिवरपूल का सूती वस्त्र उद्योग है वो बहुत फला फूला, या हम कहें कि बहुत विकास की ओर अग्रसर हुआ। तो इसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ भारत में जो उत्पादित कपास था वो था। लेकिन 1992 के बाद से हम देखते हैं कि भारतीय कृषि को बहुत सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और कारण क्या है कि जैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत विकास कर रहा है, हम ये कहें कि जितने भी विकसित देश हैं, अब चूँकि कृषि जो है ये तो एक आजीवन निर्वाह के उद्देश्य से ही नहीं की जाती, अब इसका पूरा उद्देश्य जो है वो व्यापार है, लाभ कमाना है। और इसमें जो विकसित देश हैं वो खाद्य सुरक्षा में या पूरे खाद्यान्न पर अपना कब्जा करने के लिए हम कहें कि विकासशील देशों पर पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं। इसी इसमें देखते हैं कि भारतीय कृषि को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, या क्या समस्याएं जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आ रही हैं। अभी हमने कहा ना कि हम कपास में, मसालों में, खाद्यान्न उत्पादन में, अलग अलग प्रकार के खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत अच्छी तरह से हम आत्मनिर्भर हैं और एक प्रमुख निर्यातक हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारे कृषकों को या हमारी भारतीय कृषि को क्यों चुनौतियों का या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? तो इसकी वजह क्या है ये हम देखते हैं। जो विकसित देश हैं ये अपने जो खाद्यान्न हैं उसके उत्पादन में वहाँ कृषकों को क्या देते हैं? सब्सिडी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ के किसान जो है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मेहनत करके उत्पादन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा, शासन के द्वारा जो है वो सब्सिडी या अनुदान जो है वो प्रदान किया जाता है। इस कारण से वहाँ जो उत्पादन होता है उसकी लागत कम हो जाती है। जैसे एक हम देखते हैं कि चावल के उत्पादन में अमेरिका जो है वो 47% का अनुदान देती है, जो यूरोपीय समुदाय है वो 48% का अनुदान देती है, और जापान जो है वो 89% जो है चावल के उत्पादन में सब्सिडी देती है अपने कृषकों को। तो नेचुरली है कि जब किसानों को इतनी सब्सिडी मिल रही है तो उनके उत्पादन की लागत जो है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। ये तो हो गई चावल उत्पादन की बात। अब इसी में हम गेहूं उत्पादन की बात करें तो देखते हैं कि अमेरिका गेहूं के उत्पादन में 47%, यूरोपीय समुदाय 32% और जापान जो है वो 99% जो है गेहूं के उत्पादन में अनुदान देता है अपने किसानों को। लेकिन हमारे भारत में, हम अपने भारत में देखें तो भारत की जो सरकार है वो अप्रत्यक्ष रूप से चावल के उत्पादन पर 1.17% और गेहूं के उत्पादन पर 3.83% जो है वो टैक्स लगाती है, कर वसूल करती है। तो जहां पर एक तरफ अनुदान दिया जा रहा है किसानों को और दूसरी तरफ टैक्स या कर वसूल किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है ना भाई कि जहां पर अनुदान मिल रहा है वहां पर कृषकों का जो उत्पादन है उसकी लागत ऐसे ही कम हो जाएगी, और जहां पर एक्स्ट्रा टैक्स वसूल किया जा रहा है, कर वसूली की जा रही है, तो वहां पर लागत बढ़ जाएगी। इन सबके बाद हम देखते हैं ये कारण तो है ही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे किसानों को अपने उत्पादन को लेकर समस्याओं का या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है मूल्य के संदर्भ में, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके किसानों को सब्सिडी मिलने के कारण लागत कम हो जाती है और वो कम मूल्य में अपने उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं। लेकिन वहीं हमारे जितने भी विकासशील देश हैं और साथ ही हमारे भारत देश की भी यही स्थिति है कि उनकी अपेक्षा हमारे किसानों के जो उत्पाद हैं या हमारे यहाँ के जो उत्पाद हैं उनका मूल्य अधिक हो जाता है। तो मूल्यों के कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है किसानों को इसका सामना करना पड़ता है, जो एक मुख्य चुनौती है। इसमें एक संदर्भ में हम बात करते हैं कि कैसे उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही है, जो जैव प्रौद्योगिकी है
इसके द्वारा इस जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन रूपों में उनके आधारभूत स्तर पर हेर फेर जो है वो कर दी जाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पौधों को या फसलों को कीटनाशकों से बचाने के लिए हम अलग से उनमें कीटनाशकों का छिड़काव कर रहे हैं ताकि कीट जो हैं वो उसमें बचा पाएँ उसको कीटों से या कीड़े मकोड़ों से। तो ये क्या होता है, जब उनमें इसका प्रकोप हो जाता है तब हम उसके बाद उसका छिड़काव करते हैं। तो उसी इसमें क्या है कि पहले ही जो रोग उसमें लग सकते हैं, जिस प्रकार के कीटों का प्रकोप उन फसलों में हो सकता है, तो उस फसल को उगाने के पहले ही उस बीज में ऐसे कुछ तत्व डाल दिए जाते हैं जिससे उस कीट के प्रकोप से उन्हें बचाया जा सके। तो ये जैव प्रौद्योगिकी हम बात करते हैं ना डीएनए की, तो ऐसा ही कुछ जो है वो लैब में किया जाता है। अभी लैब में क्या, बहुत व्यापारिक स्तर पर व्यावसायिक रूप में इसे अब जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। तो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा हम देख रहे हैं कि उनके जीवन रूप में आधारभूत परिवर्तन या आधारभूत स्तर पर जो है वो हेर फेर या परिवर्तन जो है वो किए गए हैं ताकि उनमें एक विशेष प्रकार का गुण या तत्व जो है वो उत्पन्न हो पाए और कृषि का जो उत्पादन है, जो भी फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, उसमें एक आशातीत या अभूतपूर्व वृद्धि जो है वो हो पाए। अब तो हम देखते हैं अनाज और सब्जियों की जो किस्में होती हैं, इसके साथ ही उर्वरक और कीटनाशक और पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं, इन सब के द्वारा कृषि के उत्पादन में या फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। और ये जो उत्पादन है ये सिर्फ लैब तक या प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है। अब इसका जो विस्तार है वो विशाल पैमाने पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या हम कहें कि विशाल व्यापारिक स्तर पर इसका विस्तार हो रहा है। इसमें लगभग $5 बिलियन का निवेश जो है वो किया गया है, इतने मूल्य का। और इस उत्पादन में जो लगे फर्म हैं वो 4-5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अनुसंधान पर, रिसर्च पर ही खर्च कर देते हैं कि कैसे इनका उत्पादन और बढ़ाया जाए। और इसमें जो पश्चिमी देश हैं, इन पश्चिमी देशों में ऐसी 300 विज्ञान आधारित साइंस और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो है वो फर्म इस कार्य में काम कर रहे हैं, इस अनुसंधान पर, इससे लगी हुई तमाम सारी चीज़ों पर वो काम कर रहे हैं, जिनकी दुनिया की जो पूरे वर्ल्ड लेवल में हम बात करें तो यहाँ की जो बहुराष्ट्रीय फर्में हैं जैसे कि एलाइड है, साइनामिड है, या हम बात करें शेवरॉन की, डुपोर्ट की या सिबागी आदि ने इनको क्या कर लिया है, खरीद लिया है और खरीद कर इन पर एक पक्षीय इनका क्या किया है, एकीकरण कर लिया है। और परिणाम ये हो रहा है क्योंकि वो अपना एक वर्चस्व उस पर बना लिए हैं, तो एक ही कंपनी यदि एक बीज बेच रही है तो उसके लिए वो स्पेशली एक स्पेशल टाइप का हम बोल रहे हैं कि खाद, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक वही कंपनी जो है वो बीज के साथ बेचती है। अगर जिसके अभाव में अगर हम उन रासायनिक खादों का या कीटनाशकों को ना खरीदें, सिर्फ बीज को खरीदें, तो उसके अभाव में, उनके अभाव में वो बीज जो है वो उतना अच्छा उत्पादन नहीं देती, जिससे किसानों को बीज खरीदते समय ही उन रासायनिक खादों को या उर्वरकों को खरीदना पड़ता है। और एक प्रकार से हम देखें कि जो एक देश का किसान है वो पूरी तरह से विदेशी कंपनी पर आश्रित हो जाता है और इसके कारण यहाँ पर लागत तो उसकी अधिक ही होती है, अधिक मूल्य में वो बीज खरीद रहा है और उसके साथ उसकी ये मजबूरी हो जाती है कि उतने ही अधिक मूल्य पर वो उन खादों को, रासायनिक खादों को या कीटनाशकों को भी वहीं पर से वो खरीदे, तो इससे उसकी लागत जो है वो बढ़ जाती है। और इसके कारण हम देखते हैं कि जो विकासशील देश हैं वहाँ के किसानों की या वहाँ के उत्पादन की लागत बढ़ जाती है और किसानों को एक हम कहें कि समस्याओं का या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर, सिर्फ और सिर्फ इस मूल्य के बढ़ने के ही कारण। तो ये बात हो गई आपके ग्लोबलाइजेशन से जो कृषि है वो किस प्रकार से संबंधित है। तो बच्चों, आपको बोर्ड परीक्षा के उद्देश्य से इस चैप्टर को तैयार करना है। आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट
आंसर में कि खरीफ मौसम की फसलें कौन सी हैं या रबी मौसम की फसलें कौन सी हैं, या उत्पादन में वृद्धि के लिए कौन कौन से तरीके जो हैं अपनाए जाते हैं, या हरित क्रांति के दौरान जो रासायनिक उर्वरक, खाद, बीज का या सिंचाई सुविधाओं में जो विस्तार किया गया उनके क्या नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, या फिर भूमंडलीकरण और कृषि क्या है और इन दोनों का क्या ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार से अंतर संबंधित है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से आपको इस पूरे चैप्टर को तैयार करना है। भारत में फसल उत्पादन की हम बात करें तो देखते हैं कि देश में अनाज का कुल उत्पादन जो है वो 1950-51 में 51 मिलियन टन था और ये 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन टन हो गया। मतलब यदि हम अनाज के उत्पादन को देखें तो पिछले 60 वर्षों में ये 5 गुना की वृद्धि हुई है इसमें। और इसी समय या इसी पीरियड की यदि हम बात करें तो जनसंख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 2011 में बढ़कर ये 121 करोड़ हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है, जो देश के लिए एक अच्छा संकेत है। देश में 1950-51 में दाल के उत्पादन की हम बात करें तो दाल का उत्पादन जो था वो 8 मिलियन टन था और 2010-11 में बढ़कर ये 18 मिलियन टन हो गया। इस समय में दाल के उत्पादन में लगभग दुगनी वृद्धि हुई है। और तिलहन उत्पादन की बात करें तो ये 1950-51 में 5 मिलियन टन था और 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया। मतलब तिलहन उत्पादन में 6 गुना की पहले से 6 गुना अधिक वृद्धि हुई है। इस प्रकार यदि हम कुल खाद्यान्न उत्पादन में अनाज उत्पादन, दलहन और तिलहन की बात करें तो तीनों में देश में जो दाल का उत्पादन है उसमें अपेक्षाकृत वृद्धि तो हुई है, लेकिन वृद्धि कम दर्ज की गई है। इसके बाद हम अलग अलग फसलों की बात करें तो उसे हम एक चार्ट से समझ सकते हैं। भारत में अनाज का उत्पादन जो है 1950-51 में 21 मिलियन टन था, 2010-11 में 96 मिलियन टन हो गया बढ़कर। गेहूं का जो उत्पादन था वो 1950-51 में 6 मिलियन टन था और जो 2010-11 में बढ़कर 86 मिलियन टन हो गया। ज्वार 50-51 में 6 मिलियन टन था और 2010-11 में बढ़कर इसमें सिर्फ 1 मिलियन टन की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर 7 मिलियन टन हुआ है। बाजरा 1950-51 में 3 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, 2010-11 में 10 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। मक्के का उत्पादन 1950-51 में 2 मिलियन टन था और 2010-11 में ये बढ़कर 21 मिलियन टन हो गया। मोटे अनाजों की बात करें तो 1950-51 में 6 मिलियन टन उत्पादन हुआ था और 2010-11 में इसमें कमी देखने को मिलती है हमें और ये 3 मिलियन टन ही इसका उत्पादन दर्ज किया गया है। दालों में 1950-51 में 8 मिलियन टन और 2010-11 में 18 मिलियन टन। तिलहन में भी आशातीत वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है और ये 1950-51 में जहां 5 मिलियन टन था, 2010-11 में ये बढ़कर 32 मिलियन टन हो गया। मतलब इस चार्ट को, इस तालिका को देखने से हमें सहज ही पता चल रहा है कि धान, गेहूं, मक्का, दाल और दलहन और जितनी भी तिलहन फसलें हैं इसमें बहुत ज्यादा जो है वो आशातीत वृद्धि, उम्मीद से अधिक जो वृद्धि है दर्ज की गई है। भारत में नीरा बोया गया जो क्षेत्र है उसमें हम देखते हैं कि 1950-51 से लेकर 2010-11 के दौरान इसमें किस प्रकार का परिवर्तन आया है। 1950-51 में हम देख रहे हैं कि 119 मिलियन हेक्टेयर जो था वो नीरा बोया गया क्षेत्र था। 1990-91 में ये 143 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 2000 से 2001 के दौरान 141 मिलियन हेक्टेयर हो गया। मतलब इसमें 2 मिलियन हेक्टेयर की कमी आई है और 2010-11 में हम फिर से इसमें वृद्धि देखते हैं और नीरा बोया गया जो क्षेत्र है
वो बढ़कर 142 मिलियन हेक्टेयर हो गया। देश में 1950-51 में देश में कुल 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि जो है वो सिंचित थी और 2010-11 के दौरान इसमें 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई और यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई। और कुछ ऐसी भूमि जिसमें 2 बार सिंचाई की सुविधा संभव है, यदि हम इस भूमि को देखें, इस प्रकार की कृषि भूमि को देखें, तो ये इस प्रकार की कुल कृषि भूमि का जो प्रतिशत है वो 1950-51 में 16% था, जो 2010-11 में बढ़कर इसमें भी 3 गुना की वृद्धि दर्ज हुई और यह 45% हो गई। यदि हम एक ग्राफ के माध्यम से जो भारत में विभिन्न साधनों से सिंचाई की जाती है उसका एक तुलनात्मक अध्ययन करें 1950-51 से 2010-11 के दौरान इसमें क्या परिवर्तन आया है, तो हमें पता है कि भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, तालाब, नलकूप, कुआं और अन्य जो हैं वो साधन हैं। तो नहर का यदि हम देखें कि कितने मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई की जाती थी इसमें, तो लगभग यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50-51 से 2010-11 के दौरान जो है वो नलकूप से सिंचाई की जो प्रवृत्ति है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है, वो भी 2010 से 11 के दौरान। नहरों से सिंचाई का प्रतिशत हम देखें तो ये 1950-51 से 2010-11 के दौरान इसमें भी कमी आई है, लेकिन तालाबों से सिंचाई के प्रतिशत की यदि हम बात करें तो 1950-51 की अपेक्षा 2010-11 के दौरान इसमें कमी की प्रवृत्ति जो है वो देखने को मिलती है। कुओं की भी हम बात करें तो इसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है। 1950-51 में जो इसका प्रतिशत कम था, लगभग 6% के आसपास था, वो बढ़कर आपका 2010-11 के दौरान 10 दशमलव कुछ प्रतिशत जो है वो लगभग 10% के आसपास हो गया है। और हमने कहा कि भाई इस ग्राफ से ही स्पष्ट हो रहा है कि लगभग 29% जो है वो नलकूप में सिंचाई के साधन में सबसे अधिक वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है 2010 से 11 के दौरान। यदि हम भारत में फसल उत्पादकता की बात करें तो देखते हैं देश में 1950-51 में गेहूं की जो उत्पादकता थी वो 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और ये 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। और इसी समय में मक्के की जो उत्पादकता थी वो 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है। इसके विपरीत हम देखते हैं कि दाल की उत्पादकता में गेहूं और मक्के की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई है। 1950-51 में दाल की उत्पादकता 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो बढ़कर 2010-11 में 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई है।